आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरिंग द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ISO IC 17025 की। क्लॉज 7.7 में बताया गया है कि हमें अपने टेस्ट रिजल्ट्स की वैलिडिटी को इंश्योर करना है। अब सवाल उठता है कि क्यों करना है, क्योंकि ये हमारी लेबोरेटरी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, या तो हम बोल सकते हैं एक वंडरफुल टूल है जिससे हम अपने एंड डाटा को एक्यूरेट और रिलायबल शो कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें बताया कि टेस्ट वैलिडिटी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिजल्ट की रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, नो वन कैन रीच द ट्रू वैल्यू बट वन कैन अप्रोच। सबसे पहले तो समझते हैं कि ट्रू वैल्यू क्या होती है। ट्रू वैल्यू का मतलब होता है 100%, यानी कि एक्यूरेट, एग्जैक्ट। ट्रू वैल्यू तक रीच करना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सारे ऐसे एरर्स आते हैं जिसकी वजह से हम ट्रू वैल्यू तक रीच नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम वहाँ तक अप्रोच तो कर सकते हैं उसको पहुँचने तक, उस तक रीच करने की। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी वैलिडिटी को इंश्योर करते हैं। पहला होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज आप रिजल्ट दे रहे हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्यूरेसी। सेकेंड होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है इट इज़ अ डिग्री, आप कितना एग्जैक्ट किसी चीज़ को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली आप किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज प्रिसीजन। जब आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन को किसी भी टेस्ट रिजल्ट्स में अप्लाई करते हैं तो आपको रिलायबल रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात आती है कि वैलिडिटी क्या होती है। तो जब आप रिलायबल रिजल्ट्स को किसी नोन स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं या कैलिब्रेट करते हैं, दैट मीन्स आप टेस्ट वैलिडिटी को इंश्योर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि एक एरो हेड डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। जब आपका एक्यूरेसी हाई होगी और प्रिसीजन भी हाई होगा तो आपको डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट में बताया कि लो प्रिसीजन लो एक्यूरेसी, तो आपको रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे। थर्ड में बताया हुआ है हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, तो आपको रिजल्ट ऐसे दिखेंगे। और जब लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन होगा तो आपको रिजल्ट कुछ ऐसे दिखेंगे। अब ये तो हो गया कि हमने देख लिया एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि टेस्ट वैलिडिटी होती क्या है, जो हमारा मेन क्लॉज है। तो देखिए, टेस्ट वैलिडिटी एक ऐसी लिमिट होती है जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा टेस्ट है वो वही मेजर कर रहा है जो उसे करना चाहिए। मतलब जिस चीज़ का जो काम है अगर वो एग्जैक्टली वही परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स कि वो चीज़ वैलिड है। तो टेस्ट वैलिडिटी को हम ऐसे समझते हैं कि एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि एक थर्मोमीटर है। मैंने उस थर्मोमीटर को एक पर्सन पे टेस्ट किया, उसने जो मुझे टेम्परेचर दिया वो दिया 37 डिग्री सेल्सियस। मैंने वही सेम दूसरे किसी पर्सन पे टेस्ट किया और दूसरे पर्सन ने मुझे 37 टेम्परेचर शो किया थर्मोमीटर में। अब ये हो गया 37, ये हो गई रिलायबिलिटी कि सेम टेम्परेचर। लेकिन इस चीज़ को मैं वैलिड कैसे प्रूव करूँगी? इसको मैं वैलिड ऐसे प्रूव करूँगी कि मैं थर्ड पर्सन के ऊपर जाऊँगी और उसको दोबारा से चेक करूँगी और जो मेरा टेम्परेचर आया वो आया 37.5। अब इस चीज़ को इस टाइम पे मैं थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करूँगी तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि हाँ मेरा थर्मोमीटर करेक्टली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से वैलिडिटी को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया हुआ है रिलायबिलिटी के बीच में और वैलिडिटी के बीच में। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी मतलब होता है कितना एग्जैक्ट आप किसी चीज़ को, कंसिस्टेंटली आप किसी चीज़ को बार बार परफॉर्म कर रहे हो, वो होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का इवैल्यूएशन प्रोसेस में कोई रोल नहीं होता है। इवैल्यूएशन मतलब जब कोई ऑडिट होता है या कोई जांच होती है उसमें जब हम, जैसे कि मान लीजिए टेस्ट रिपोर्ट अगर हम देख रहे हैं तो टेस्ट रिपोर्ट में हम रिलायबल रिजल्ट को कंसिडर नहीं कर सकते। रिलायबल रिजल्ट का हाथ होता है लेकिन हम उसको शो नहीं करते। शो वहाँ पे क्या होता है? वैलिडिटी। वैलिडिटी का इवैल्यूएशन प्रोसेस में मेजर रोल होता है। जो रिलायबल टूल होता है वो वैलिड कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन जो वैलिड टूल होता है वो मे भी हम उसको रिलायबल कंसिडर कर सकते हैं। रिलायबिलिटी को मेजर करना इजी टास्क होता है क्योंकि हाँ हम किसी चीज़ पे कंसिस्टेंटली हाथ सेट कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस, बट वैलिड रिजल्ट लाना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जिनको फॉलो करके हम वैलिडेटेड रिजल्ट ला सकते हैं। पहला, सैंपल्स आर प्रॉपरली ड्रॉन, लेबल्ड एंड प्रिजर्व्ड बिफोर एनालिसिस। इसका मतलब सबसे पहले जो हमारे पास जो सैंपल आएगा उसको लेने का तरीका बहुत प्रॉपर होना चाहिए ताकि एक्सटर्नल कंटामिनेशन सैंपल में ना आए। इसके बाद प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए हमारे सैंपल में ताकि हमारे रिजल्ट इफेक्ट ना हो। तीसरा, अगर हम टेस्ट कर रहे हैं उसके पहले हमारा जो सैंपल है वो प्रिजर्व्ड होना चाहिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे।
सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें वैलिडेटेड मेथड का यूज़ करना है ताकि हम एनालिटिकल एरर्स को अवॉइड कर सकें। सपोज हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो टाइट्रेशन या कोई भी ऐसा एनालिटिकल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें वैलिडेटेड मेथड का ही यूज़ करना है ताकि एरर्स को अवॉइड कर सकें। अब ये तो हो गया, सैंपल भी हमने ले लिया, मेथड भी यूज़ कर ली। तीसरा, अब जो हमारा ट्रेनिंग स्टाफ है, जो केमिस्ट है, जो टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, वो इतना सक्षम होना चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए उसमें इतना कि वो एरर्स को अवॉइड कर सके। उसका हाथ सेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए किसी भी टेस्टिंग पे। फोर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें रेफरेंस मटेरियल का यूज़ करना है। रेफरेंस मटेरियल देखिए दो तरीके से हो सकते हैं, एक होता है RF, दूसरा होता है CRF। RF जो होता है वो हम रेगुलर इस पे यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए या रीड कराने के लिए, लेकिन जो CRM होता है उसको हम रेगुलर बेस पे यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो कॉस्टली होता है। तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव अगर काम करना है तो हम RM का रेगुलर बेस पे यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एरर्स को अवॉइड कर सकें फॉर द इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस। फिर यहाँ पे 5th पॉइंट लिखा हुआ है कि हमें पार्टिसिपेट करना है PT में। PT और ILC एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिससे हम अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी को अश्योर कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि हम क्या क्या फॉलोइंग मेथड्स हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिसको फॉलो करके हम वैलिडेटेड रिजल्ट ला सकते हैं। इस स्लाइड में हमें देखना है कि हम किस तरीके से अब जो प्रॉपर मेथड्स होने वाले हैं जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स की वैलिडिटी को। पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें रेफरेंस मटेरियल, जैसे कि मैंने लास्टली आपको बताया कि हमें रेफरेंस मटेरियल का यूज़ करना है। अब मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सपोज मेरे पास कोई सैम्पल आया, सबसे पहले मैंने उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक किया, मेरा जो कलर है उसका सैंपल का वो ग्रीन आया। अब मुझे पता है कि ग्रीन का जो pH होता है मे बी 7 to 8 हो सकता है, 6, 7, 8 के बीच में आता है। अब इसको मुझे चेक करना है तो मैं अपने pH मीटर के पास जाऊँगी। pH मीटर के पास जाने के पहले जैसा कि आपको पता है मशीन जो होती है हमें उसको इनपुट देना पड़ता है तभी वो हमें एक प्रॉपर आउटपुट देगी। अब इनपुट में हम क्या करेंगे, इनपुट में हम उसको किसी नोन स्टैंडर्ड से रीड कराएंगे जो कि हो सकता है RM, और देखिए CRM हम नहीं यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कॉस्ट उसका काफ़ी हाई होता है, इसीलिए हम रेगुलर बेस पे उसको RM से रीड कराएंगे, या तो हम बोल सकते हैं इंटरनल कैलिब्रेट कराएंगे और फिर हम अपना जो pH है वो चेक करेंगे। तो हम ये चेक करके भी हम अपनी क्वालिटी को अश्योर कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट जो है कि हमें ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है। क्यों करना है? क्योंकि क्रॉस चेक करना है। मान लीजिए हमारे लैब में एक pH मीटर है, मैंने उससे pH चेक किया, उसका pH आया 7। अब मैं इस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए मेरी लैब में दूसरा pH मीटर है, मैं उससे क्रॉस चेक करूँगी और अगर दूसरा pH मीटर भी 7 देता है दैट मीन्स मेरा रिजल्ट वैलिड है। अब अगर हमारी लैब में 2 pH मीटर नहीं है तो आप किसी दूसरी लैब से भी कैलिब्रेट करा सकते हैं या क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने सैंपल के अश्योरेंस को। यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि हम, अब ये तो हो गया टेस्टिंग, पहले हमने टेस्टिंग देख लिया, हमारे इक्विपमेंट्स। अब यहाँ पे मेन जो जिसका काम है वो है इक्विपमेंट्स। जो भी इक्विपमेंट्स हम एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं वो भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए ताकि हम एरर्स को अवॉइड कर सकें। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कोरिलेशन ऑफ रिजल्ट। कोरिलेशन का मतलब होता है एक जो रिलेशन होता है दो चीज़ों के बीच में। मान लीजिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, कैलकुलेटेड TDS। TDS मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड। इसको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक होता है कैलकुलेटेड मेथड, दूसरा होता है मेजर्ड मेथड। अगर कैलकुलेटेड मेथड जो होता है वो क्या होता है, वो सम ऑफ एनायन प्लस सम ऑफ कैटायन होता है, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का सम होता है। लेकिन जो मेजर्ड TDS होता है वो सम ऑफ एनायन प्लस कैटायन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेजर TDS है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इंक्लूडेड है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा कैलकुलेटेड TDS और मेजर TDS, उसका जो डिफरेंस होगा वो 1 से 1.2 आना चाहिए। अगर इसके बीच में आ रहा है दैट मीन्स आपके रिजल्ट वैलिड है, और अगर नहीं आ रहा है मतलब आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत है, कुछ एरर आप कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें रेप्लिकेट टेस्ट करना है। अब ये रेप्लिकेट टेस्ट क्या होता है ये आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। रेप्लिकेट टेस्ट, रेप्लिकेट टेस्ट एक ऐसा मेथड होता है जिसको हम सीरीज ऑफ टेस्ट में परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 5 सैंपल है, मैंने फर्स्ट सैंपल लगाया, सेकेंड लगाया, थर्ड लगाया, थर्ड के बाद मैं वापस फर्स्ट सैंपल लगाऊंगी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ प्रोसीजर चेक करने के लिए हम रेप्लिकेट टेस्ट को हम करते हैं। हमारा जो रिपीटेबिलिटी हो रही है प्रोसीजर की उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है इसको चेक करने के लिए हम रेप्लिकेट टेस्ट करते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमें फॉलो करनी होती है। पहला, रेप्लिकेट टेस्ट जो हम करते हैं वो मैंने बोला कि शॉर्ट टाइम के अंदर करते हैं, एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में हम इसको परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह लगाया फिर आप शाम को जाके सैंपल को रिपीट कर रहे हैं, नहीं, शॉर्ट टर्म इंटरवल में आप इसको परफॉर्म करेंगे।
सेकेंड, आपने जो फर्स्ट टाइम इनिशियल स्टेज पे आप जो आपने इक्विपमेंट यूज़ किए थे वही आपको नेक्स्ट टाइम जब आप रिप्लिकेट लगा रहे हैं सेम आपको इक्विपमेंट यूज़ करना है। थर्ड, ऑपरेशन, मतलब आपका जो SOP मैथड आप जो यूज़ कर रहे हैं वो भी सेम होना चाहिए। फोर्थ, कि जो ये तो हो गया मैथड। अब लेबोरेटरी, मतलब जिस एरिया में आप पहली बार आपने रिप्लिकेट परफॉर्म किया था आपको नेक्स्ट टाइम भी उसी में परफॉर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ही केमिस्ट जो है रिप्लिकेट को परफॉर्म करेगा, आप केमिस्ट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपका हाथ सेट है उस चीज़ पे, तो आप केमिस्ट चेंज करेंगे तो आपके रिजल्ट में भी वेरिएशन आएगा। रिप्लिकेट टेस्ट के बाद आता है रीटेस्टिंग। हमने देखा, पहले हमने देखा रिप्लिकेट टेस्ट क्या होता है, अब हम देखते हैं रीटेस्टिंग क्या होता है। मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन होता है रीटेस्टिंग में और रिप्लिकेट टेस्ट, बट यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि देखिए रीटेस्टिंग में हम क्या करते हैं, रीटेस्टिंग में हम क्या करते हैं, इनिशियल रिजल्ट को चेक करने के लिए हम दूसरा टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं क्या वेरिएशन आ रहा है, इसके लिए हम रीटेस्टिंग करते हैं। रीटेस्टिंग में एक कंडीशन ये होती है कि इसको दूसरा कोई पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है। अब ये कब परफॉर्म किया जाता है, जो आपकी लेबोरेटरी का डिसाइडेड टाइम पीरियड होता है, स्टोरेज पीरियड, उसके विद इन ही आपको इसको परफॉर्म करना पड़ता है। रीटेस्टिंग में हम चेक करते हैं, सपोज आज मैंने कोई सैंपल टेस्ट किया, मैं 3 दिन बाद सेम सैंपल को सेम प्रोसीजर के साथ रिपीट करूंगी, मैं दोनों के रिजल्ट का वेरिएशन देखूंगी, तो वो होता है मेरा रीटेस्टिंग। लेकिन रिप्लिकेट टेस्ट ये होता है कि हम शॉर्ट टर्म में सेम डे सेम ड्यूरेशन में जो हम परफॉर्म करते हैं वो होता है रिप्लिकेट टेस्ट। अब बात आती है कि रीटेस्टिंग क्यों किया जाता है। अगर हमें कोई स्पेसिफाई कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है हमारे सैंपल में, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम रीटेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट होता है स्पाइक और ब्लाइंड सैंपल। स्पाइक और ब्लाइंड से समझ में आ रहा है, ब्लाइंड सैंपल मतलब आपको नहीं पता है कि उसमें क्या है। स्पाइक और ब्लाइंड सैंपल जो होता है एक ऐसा सैंपल होता है, सैंपल मैट्रिक्स होता है जिसको क्वालिटी मैनेजर या टेक्निकल मैनेजर प्रिपेयर करते हैं। इंटेंशनली प्रिपेयर किया जाता है किसी नोन अमाउंट ऑफ एनालाइट को मिक्स करके। अब ये क्यों किया जाता है, हमें चेक मतलब जो पर्सन जो उसको प्रिपेयर कर रहा है उनको चेक करना होता है कि क्या जो उन्होंने मिक्स किया है वो सेम क्वालिटी दे रहा है या नहीं। तो क्वालिटी को, सैंपल मैट्रिक्स की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। या तो ये भी बोल सकते हैं दूसरे तरीके से कि जो केमिस्ट है जो इसको परफॉर्म कर रहा है उसकी कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए भी ये बनाया जाता है। तो ये होता है स्पाइक और ब्लाइंड सैंपल। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो 2 मैथड्स होती हैं, जैसे कि हमने पुरानी स्लाइड्स में देखा ILC और PT। मैंने आपको बताया था ILC और जो PT होता है वो हमारी इंटरनल क्वालिटी को अश्योर करने के लिए हम करते हैं। अब जो ILC होता है वो होता है इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन। इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन एक ऐसी प्रोसेस होती है, मैंने मेरी लैब में कोई सैंपल टेस्ट किया, मे बी टाइट्रेशन या कुछ भी आप कर रहे हैं। अब टाइट्रेशन के रिजल्ट को मैं वेरीफाई कैसे करूँगी, क्योंकि हम अपने आप को सेल्फ वेरीफाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सेम सैंपल को विद द सेम प्रोसीजर हम किसी 5 अलग अलग NABL एक्रेडिटेड लैब में उस सैंपल को सेंड करेंगे और उसके साथ प्रोसीजर भी देंगे। अब जो रिजल्ट्स आएंगे उसका Z स्कोर निकाला जाएगा। उस Z स्कोर का कितना आना चाहिए, वो Z स्कोर जो होता है वो +-2 <2 आना चाहिए। अगर वो आ रहा है दैट मीन्स आपके रिजल्ट वैलिड। तो एक इंटरनल क्वालिटी को अश्योर करने के लिए हम ILC को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा सेकेंड जो होता है वो होता है PT। PT जो होता है वो होता है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। अब ILC और PT जो होता है वो सिमिलर होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो ILC होता है वो हम इंटरनल क्वालिटी के लिए हमें पता होता है कि हम क्या भेज रहे हैं, हमें सैंपल का आइडिया होता है। लेकिन जो PT होता है वो हमें थर्ड पार्टी भेजती है, वो किसी एक्सटर्नल PT प्रोवाइडर के थ्रू हमारी लैब के पास आता है और हमारे जैसे हमारे एरिया में जो भी NABL लैब है, जो भी जितनी भी लैब्स है उनके पास भी जाता है। अब इसका प्रोसीजर भी ये होता है, हमारे पास जो सैंपल आता है वो अननोन होता है, हमें नहीं पता होता है उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, तो हमें उसके रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है और भेजना होता है PT प्रोवाइडर को। अब PT प्रोवाइडर क्या करती है, इसका एक ऑल ओवर Z स्कोर निकालती है। इसका Z स्कोर भी जो होता है वो +-2 के लेस देन होना चाहिए, दैट मीन्स हम PT में पास हैं। तो ये सारे कुछ प्रोसीजर्स जो हमें देखा, रिप्लिकेट टेस्ट, रीटेस्टिंग हो गया, PT हो गया, ILC हो गया, अगर इन सबको हम रेगुलरली अडॉप्ट करते हैं तो हम अपने टेस्ट को वैलिडेट कर सकते हैं, हम इंश्योर कर सकते हैं हमारे टेस्ट रिजल्ट की वैलिडिटी को। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो मैंने वहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था, रिव्यू ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हर चीज़ हमारे पास, हमने बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए, अब जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे उनका हमें रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू हम कैसे करेंगे, देखना पड़ेगा हमें कि हमने जो डिफरेंट मेथड यूज़ की है उनके बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या प्रॉब्लम आ रही थी इनिशियल और फाइनल के बीच में, तो हम एक स्पेसिफाइड बग डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें क्यों करना है, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम रिव्यू करते हैं हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं उनको।
इसके बाद ये सारी प्रोसेस हम करेंगे तो इनको, जैसे कि हमने पढ़ा कि ISO IEC 17025 में हर चीज़ एविडेंट बेस होती है, तो उस एविडेंट के लिए हम क्या करेंगे, अब ये सारी जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं इसका हमें एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ही नेसेसरी होता है किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी जो भी टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं आपको उसका रिकॉर्ड रखना होगा। अब उस रिकॉर्ड में क्या क्या होगा, रिकॉर्ड में डेट ऑफ टेस्टिंग होगी, सैंपल की डिटेल्स होंगी, इनिशियल रिजल्ट होगा, रिप्लिकेट टेस्ट रीटेस्टिंग के रिजल्ट्स होगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। आप जो भी रिजल्ट्स ला रहे हैं आपको ये ध्यान में रखना है कि उसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, मतलब जो कि लिमिट है, परमिसिबल लिमिट है, वो होनी चाहिए ±5 के अंदर। और अगर ये आ रही है दैट मीन्स आपने अपने टेस्ट रिजल्ट्स की वैलिडिटी को इंश्योर किया है, और अगर नहीं आ रही है दैट मीन्स आपके रिजल्ट में कुछ एरर है। थैंक यू।